हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे हमें अपनी आईटीआर को फिल करना होता है फॉर्म 16 के थ्रू। ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये उन्हीं केसेस में होता है जहाँ हमें सैलरी मिलती है, हम सैलरीड पर्सन होते हैं, वहीं हमें फॉर्म 16 मिलता है और उसी से अपनी आईटीआर फाइल करनी है। तो अब मैं आपको ले आया हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे आपने आपको पैन नंबर से लॉग इन करना है और आईटीआर फाइलिंग के प्रोसेस को शुरू करना है। तो चलिए एक बार लॉग इन कर लेते हैं पैन नंबर के थ्रू। यहाँ आपको अपना पैन नंबर लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ अपना पासवर्ड डालना है। तो यहाँ देखिए मैं अपनी प्रोफाइल को यहाँ लॉगिन कर चुका हूँ, मेरा इनकम टैक्स का पोर्टल यहाँ लॉगिन हो चुका है। अब मैं शुरुआत करूँगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जो फॉर्म 16 है हमारा, जिसमें हमारी सारी इनकम की डिटेल्स मेंशन होती हैं, उसका डाटा और हमारे 26 AS और AIS इन दोनों का डाटा मैच होना चाहिए। तो ये हमें कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और उसके बाद आपने आ जाना है व्यू फॉर्म 26 AS। इसमें आपका पूरे साल में जो भी टीडीएस कटा होगा, जहाँ से आप सैलरी लेते हैं उन्होंने आपका जो टीडीएस काटा होगा वो सारा यहाँ शो करेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें अपना फॉर्म 26 AS चेक करना होता है। यहाँ हमें आ जाना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS पे। अब यहाँ आके हमें असेसमेंट ईयर चूज करना होता है। तो अब देखिए हमें जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर फाइल करनी है, उसके लिए असेसमेंट ईयर लिखा जाएगा 22-23। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर मांगा गया है 22-23। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, HTML एंड व्यू डाउनलोड। तो कुछ इस तरह से मेरी इंफॉर्मेशन जो है 26 AS फॉर्म में आ जाएगी और मुझे इसे अपने फॉर्म 16 से मिलाना है। ये मैंने आपको एक सैंपल के तौर पे 26 AS दिखाया है। यहाँ मेरा कितना कितना टीडीएस कटा सब कुछ मेंशन हो जाएगा। तो चलते हैं वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अब मैं आपको एक और फॉर्म दिखाना चाहूंगा जिसका नाम है AIS। यहाँ आप सर्विसेज टैब में जाएंगे और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाएंगे। ये AIS पिछले साल ही लॉन्च हुआ था। इसमें हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमारी कहाँ से कितनी इनकम है और कितना हमारा सेविंग का इंटरेस्ट है, कितना हमारा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, कोई शेयर्स में हमने पैसा लगाया तो भी इस AIS में आ जाता है। तो एक बार इसे जरूर चेक कर लें अपनी आईटीआर फिल करने से पहले। तो ये कुछ इस तरह का होता है, हमें यहाँ AIS पे क्लिक करना होगा और हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये हमें प्रोवाइड कराएगा और दिखा देगा कि सब कुछ हमारा क्या क्या इनकम हुई है। तो अब यहाँ देखिए इसने मुझे सब कुछ शो कर दिया कि आपकी इतनी सैलरी है, आपको इतना सेविंग से इंटरेस्ट आया है, कौन से बैंक से आया है ये भी यहाँ मेंशन कर देगा ये, और इसके साथ साथ आपकी फिक्स डिपॉजिट से आपको इतना इंटरेस्ट आया है वो भी यहाँ मेंशन कर देगा ये। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से चेक करके आपको वापस आ जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ये मैंने आपको सैंपल के दिखाए थे 26 AS एंड AIS। जब इनसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैच हो जाए उसके बाद आपको चलना है आईटीआर फिल करने के लिए। तो अब आपको आईटीआर फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले जाना होगा ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद आपको यहाँ दोबारा से असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। ध्यान रखिए असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल की आप आईटीआर भर रहे हैं उससे नेक्स्ट ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे हमारा 22-23 हो जाएगा असेसमेंट ईयर, क्योंकि हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर फिल करनी है। तो मैं यहाँ 22-23 सेलेक्ट करूंगा असेसमेंट ईयर, मोड ऑनलाइन एंड देन कंटिन्यू। यहाँ आ जाएंगे हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करने के बाद ये यहाँ ऑटोमेटिक इंडिविजुअल चूज कर लेगा, क्योंकि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, सैलरीड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करता हूँ। यहाँ मुझे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे अपना आईटीआर फॉर्म चूज करना है। तो अब आईटीआर फॉर्म चूज करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता कि मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना है, उसके लिए आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, आई बटन पर मैंने उसे लिंक कर दिया है, आप उसे यहाँ ऊपर कोने में देख सकते हैं। अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि आईटीआर 1 फॉर्म आपके लिए प्रेफर रहेगा अगर आपके सैलरीड पर्सन हैं, आप सैलरीड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। पर अगर इसके साथ साथ आपने शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप आईटीआर 2 फॉर्म को चूज करेंगे। अब मैं आपको सिंपल से आईटीआर 1 के साथ लेके चलता हूँ फॉर्म 16 से कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ प्रोसीड विद आईटीआर 1 एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ चूज करने होते हैं इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन, कि सबसे पहला ऑप्शन है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कि जो हमारी इनकम है
टैक्सेबल इनकम वो ज़्यादा है एग्जम्पशन लिमिट से, या फिर हम इन तीनों में से कोई ऑप्शन चूज करेंगे जो हमारे साथ सुटेबल होगा। यहाँ मैं अदर्स चूज करके चल रहा हूँ एक बार, तो यहाँ मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो ये आपका आईटीआर का फॉर्म देखिए खुल चुका है। अब मुझे यहाँ करना क्या होगा, मुझे इन 5 टैब्स को फिल करना होगा। जैसे ही मैं इन 5 टैब्स को फिल कर दूंगा, उसके बाद मेरी आईटीआर को मैं चेक करूंगा, रेडी करूंगा और उसे फाइल करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक बार सैंपल के तौर पे फॉर्म 16 भी दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा होता है हमारा फॉर्म 16। ये हमारा निकलता है टीडीएस ट्रेसिस की साइड से। ये आपको आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। अब आपने इसमें देखना क्या है कि आपको जितनी पूरे साल में इनकम मिली है, सैलरी मिली है, वो आपकी यहाँ बिल्कुल सही फिल करी हुई है या नहीं। ये मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ और इसे फिल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए मैं अपनी सारी सैलरी यहाँ चेक करूंगा। अपने फॉर्म 16 को पहले सबसे पहले पूरा चेक करूंगा कि मेरा फॉर्म 16 पूरा ठीक है या नहीं, कुछ इसमें गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ अमाउंट इसमें डिफर तो नहीं करती है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं एक बार इसे सारा चेक कर लूंगा, फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए अब इस फॉर्म 16 के हिसाब से मैं आपको आईटीआर फिल करके दिखाता हूँ। ये एक सैंपल फॉर्म है, इसके हिसाब से मैं आपको आईटीआर फिल करके दिखाता हूँ। वापस आ गए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी होगी कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी सारी सही है या नहीं। अगर मेरी ये पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो मुझे नीचे आ जाना है। इसके बाद अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वहां से सैलरी ले रहे हैं, तो आपको यहाँ अदर्स पे क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ अदर्स पे क्लिक किया है। अब आपको यहाँ एक चीज जरूर देखनी है, फाइल्ड अंडर सेक्शन। किस सेक्शन के अंदर आप अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। यहाँ मैं फाइल्ड अंडर सेक्शन करूंगा 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि मैं लास्ट डेट से पहले अपने रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं 139(1) को चूज करूंगा। और अगर मैं लास्ट डेट के बाद इसे फिल करता तो यहाँ मुझे लिखना क्लिक करना होता बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट पे। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये आपसे सबसे पहले पूछेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। ये क्या चीज है, ये इस चीज के लिए मैं आपको एक वीडियो लिंक कर दूंगा आई बटन पे, यहाँ कॉर्नर में आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम क्या होती है। तो मैं आपको बेसिकली छोटे सा डिफरेंस बता दूं इन दोनों में। न्यू टैक्स रिजीम में रेट्स हमारे थोड़े से कम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में रेट्स हमारे थोड़े से हाई है। हमारा टैक्स ज्यादा चार्ज होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और टैक्स हमारा कम रेट से चार्ज होता है न्यू टैक्स रिजीम में। पर कुछ हमारी इसमें एग्जम्पशंस होती हैं, जैसे कि एटीसी की, हमारे जीपीएफ की, ईपीएफ की, एलआईसी हाउसिंग की, पॉलिसी की, मेडिकल क्लेम की, जो हमें सारी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिलती है। तो कुछ लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में फायदा होता है, कुछ लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम में। जनरली जो आदमी सबसे ज्यादा सेविंग्स करता है एटीसी में, मेडिकल पॉलिसीज में, उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट रहती है। और जो आदमी डिडक्शंस नहीं करता है, मतलब सेविंग ही नहीं करता है ज्यादा, तो उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम अच्छी रहती है। तो मैं यहाँ न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं करूंगा, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाऊंगा क्योंकि मैंने सेविंग्स करी हुई है। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ कि हमें अपने कौन से अकाउंट में रिफंड चाहिए। अगर मेरा केस में कोई रिफंड बनता होगा तो मुझे कौन से अकाउंट में चाहिए, ये चीज आप एक बार जरूर ध्यान से देख लें कि आप जिस भी बैंक को यहाँ सेलेक्टेड फॉर रिफंड कर रहे हैं, वो बैंक आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर आपका कोई रिफंड बनता हुआ तो वो आपके इस बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अगर यहाँ वैलिडेटेड है तो। अगर यहाँ वैलिडेटेड नहीं हो रखा आपका बैंक, तो सबसे पहले आपको बैंक अपडेट करना होगा, वैलिडेट करना होगा, तभी आपका रिफंड आपके पास पहुंचेगा। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देख लें। बैंक वैलिडेट करने के लिए भी मैंने एक आई बटन पे वीडियो लिंक की हुई है। तो इसके बाद नीचे स्क्रॉल ऑन करते हैं, यहाँ हम नीचे आ जाएंगे कंफर्म पे। तो जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब को कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपका कंफर्म्ड हो जाएगा और यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा, मतलब ये आपकी टैब पूरी फिल हो चुकी है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसी तरह ये 4 टैब जो हैं बची हुई, इन्हें फिल करना है और उसके बाद हम अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। इसके सही इन टैब्स को सही फिल करने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहें।
तो यहाँ उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम पे। इस टैब को आप जब खोलेंगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, इसके आपको यस नो में आंसर्स देने होंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर ऑफ ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एटसेट्रा। तो अब आपके फॉर्म 16 में आपको देखना होगा कि आपको इस प्रकार का कोई भी एग्जम्पशन लेनी है या नहीं। अगर आपके फॉर्म 16 में मेंशन है कि हाँ जी मुझे कुछ डिपार्टमेंट देता है मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म के लिए पैसे, तो उसे यहाँ यस करके आप उसकी अमाउंट यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल सकता है या नहीं मिलता आपके डिपार्टमेंट से तो आप नो करेंगे यहाँ। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैंने यहाँ कर दिया नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। अब आपको यहाँ क्या भरना होगा, अगर आप यहाँ यस करते हैं तो आपको यहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी होगी कि आपका कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो नहीं है। ये 1200 होता है पर चाइल्ड, तो आप यहाँ इसे मेंशन करके आगे कर चल सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैंने यहाँ नो कर दिया इस केस में भी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या चीज है, हम अपने डिपार्टमेंट से कुछ एचआरए क्लेम करते हैं तो उस एचआरए की अमाउंट को हमें यहाँ मेंशन करना होता है। मेरे केस में ये एचआरए है तो हम इसे यहाँ मेंशन करूंगा। तो चलिए फॉर्म 16 में देखते हैं कि कितनी एचआरए है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है मेरी एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013A 58464। इस अमाउंट को मैं वहां मेंशन करूंगा 58464। तो ये मेरी एचआरए को यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अगर आपके केस में एचआरए नहीं है, आप एचआरए क्लेम नहीं करते हैं, तो आप यहाँ कंटिन्यू नो करके चल सकते हैं। मेरे केस में थी तो मैंने यहाँ यस कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस। तो मेरे केस में ये भी नहीं है, मैं इसे नो कर दूंगा। इसे जनरली शॉर्ट फॉर्म में एलटीए कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। अब इससे ऊपर आपकी कोई भी एग्जम्पशन मान लीजिए छूट गई है सैलरी इनकम में से, तो आप यहाँ यस करके उसे मेंशन कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सी एग्जम्पशंस दी गई हैं, ये सेक्शंस हैं, इनके अंडर वो एग्जम्पशंस काउंट होती हैं। जैसे कि अगर आप रिटायरमेंट हुई है आपकी, तो आप यहाँ ग्रेचुटी लिख सकते हो, अपना लीव एनकेशमेंट लिख सकते हो। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसे यहाँ नो ही कर रहा हूँ। ये रिटायरमेंट के केसेस में जनरली फिल होते हैं। मैं यहाँ करूंगा कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। अब मुझे यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, जितनी मेरी सैलरी है सब कुछ मेरे को यहाँ फिल करना होगा। तो यहाँ देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ मैं एडिट करूंगा। इनकम फ्रॉम सैलरी से यहाँ मैं जाऊंगा और अपनी सैलरी को यहाँ लिखूंगा। जनरली ये फॉर्म 16 से अपने आप ही प्री फिल्ड आ जाती है इनकम टैक्स की साइट पे। मैं आपको एक सैंपल के फॉर्म 16 से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ ये फिल्ड अप नहीं है, मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो मेरी सैलरी कितनी है एज पर सेक्शन 17, यहाँ पे मुझे फिल करनी है। तो एक बार फॉर्म 16 देखिए अपना और उसमें सैलरी देख के यहाँ डालिए। तो अब मेरे फॉर्म 16 में मेरी सैलरी दिखाई गई है 10,07,880 रुपीज। तो मुझे उसे मेंशन करना होगा अपनी आईटीआर के कॉलम में ग्रोस सैलरी में। तो यहाँ मैं मेंशन करूंगा 10,07,880 रुपीज। तो यहाँ मैंने इसे मेंशन कर दिया। अब मेरे को यहाँ कंटिन्यू करना हुआ नीचे जाके। अब नीचे यहाँ आके आप देखेंगे कि जो मैंने वहाँ एचआरए को मेंशन किया था वो यहाँ इस विंडो में मेरी सैलरी के नीचे अपने आप आ चुकी है, जैसे कि मेरे फॉर्म 16 में भी थी। तो यहाँ मेरी एचआरए अपने आप यहाँ लेस हो चुकी है, मेरी इस सैलरी में से लेस होके मेरी ये नेट सैलरी बच चुकी है एचआरए में से डिडक्ट होके। तो अब मेरी ये जो नेट सैलरी बची है, इसके बाद मुझे यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपीज की। ये देखिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, ये मुझे यहाँ मिलेगी 50,000 रुपीज की। ये आपके फॉर्म 16 में भी मेंशन होगी, आप देखेंगे जब। तो यहाँ नीचे आके देखेंगे ये जो 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये भी मिलती है। और ये मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये सिर्फ हमें ओल्ड रिजीम में मिलती है, न्यू रिजीम में नहीं मिलती है। तो इसका बेनिफिट हम सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ले पाएंगे, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले पाएंगे। तो ये यहाँ बाय डिफॉल्ट आ जाती है जब मैंने वहां न्यू टैक्स रिजीम को नहीं किया था। तो अब मैं नीचे चलूंगा। अब मेरी जो इनकम रह गई
स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद और मेरी एचआरए को माइनस करने के बाद ये मेरी जो लास्ट की इनकम रह गई, इसे मैं एक बार अपने फॉर्म 16 से मैच करूंगा। तो यहाँ देखिए ये मेरा फॉर्म 16 की फिगर बची है 899416 और मेरी भी यहाँ ये सेम फिगर बची है। अब मेरा यहाँ तक मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आईटीआर फॉर्म फाइल हो रहा है। उसके बाद मैं इसे करूंगा सेव। तो सेव करने के बाद कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी, इसमें आपको समरी सी बना के दे दी जाएगी कि ग्रोथ सैलरी आपकी इतनी थी, एचआरए इतना था, इसके बाद आपकी नेट सैलरी इतनी बची थी, डिडक्शन आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की हुई और आपका लास्ट में ये बच गया। अब एक चीज आएगी नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको क्या डालना है। अब एक चीज देखना, जो आपको यहाँ अमाउंट डालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको कहीं से रेंटल इनकम आ रही है तो यहाँ आपको ऐड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप ऑप्शन पे क्लिक करना है। या फिर यहाँ पे मेन चीज क्या डलती है, मान लीजिए मैंने कोई हाउस लोन ले रखा है और उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो वो भी यहीं डलेगा। यहाँ मैं करूंगा ऐड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक। ये करने के बाद मुझे यहाँ बताना होगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है मेरी। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का मतलब मैं खुद उस घर में रहता हूँ, मैंने लेट आउट कर रखा है, वो रेंट पे दे रखा है, उस हिसाब से मुझे यहाँ ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मैं आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड करके दिखा देता हूँ। तो मेरे केस में ये ऐसा कुछ है नहीं, पर मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पे करके दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, मान लीजिए आपने हाउस लोन ले रखा है और उसको आप जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं अपने हाउस लोन का, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर टोटल करके मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 लाख से ऊपर एक भी रुपये का इंटरेस्ट मेंशन नहीं कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक की आपको इंटरेस्ट की छूट होती है। क्योंकि तो यहाँ मान लीजिए मैंने इतना पे कर दिया है इंटरेस्ट मेरे हाउस लोन पे, 1,95,000। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आप इस कॉलम में माइनस लग के आ जाएगा और आप इसे ऐड करेंगे। माइनस ऑटोमेटिक इसलिए लग के आया क्योंकि ये मेरा एज ए डिडक्शन काउंट होगा, मुझे इसकी छूट मिलेगी अपनी सैलरी के अगेंस्ट कि मैं हाउस लोन पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ माइनस करूंगा। मैं हाउस लोन अगर नहीं पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ इसे माइनस नहीं करूंगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे -1,95,000 आ चुका है कि मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया था और उसके बाद देखिए यहाँ मेरी ग्रॉस टोटल इनकम इतनी रह गई है। अब मेरे केस में ऐसा नहीं था, मैंने कोई भी पे नहीं किया था इंटरेस्ट हाउस लोन का, इसलिए मैं यहाँ इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैं अपने फॉर्म 16 के हिसाब से आपको फाइल करके दिखाऊंगा। ये मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए था। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ एक मेन पॉइंट है जो सबसे ध्यान में रखने वाला है कि इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है, यहाँ पे आपको अपना सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो मेंशन करना होगा, एफडी का कोई इंटरेस्ट है वो मेंशन करना होगा, या फिर इनकम टैक्स के रिफंड से कोई आपको ब्याज आया था वो आपको मेंशन करना होगा, या आपका कहीं और से कोई भी ब्याज आ रहा है तो आपको वो मेंशन करना होगा। तो मेरे केस में ये इनकम टैक्स रिफंड से कुछ ब्याज आ रखा है तो यहाँ ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाता है वो। अब उसके बाद आपको एक चीज और देखनी होगी कि यहाँ सेविंग अकाउंट का आप कैसे मेंशन करेंगे कि ब्याज कितना आपका सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट आ रखा है। यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। ऐड अनदर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। विंडो में आपने यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स इन इंडिया। मैं यस करूंगा क्योंकि मुझे कुछ सेविंग से इंटरेस्ट आ रखा है। मान लीजिए मुझे सेविंग का इंटरेस्ट आया है 10,000 रुपए। मैंने यहाँ 10,000 रुपए इसलिए डाला क्योंकि 10,000 रुपए तक की ही मुझे छूट मिलती है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे। ये टोटल करके मुझे मिलती है, मान लीजिए मेरा एफडी से आ रखा है 6,000 रुपए और सेविंग अकाउंट से आ रखा है 4,000 रुपए, तो टोटल मुझे 10,000 रुपए की छूट मिलती है। मेरे केस में 10,000 रुपए ही इंटरेस्ट था इसलिए मैंने यहाँ 10,000 रुपए कर दिया। अब मान लीजिए मेरा यहाँ 19,500 आया होता इंटरेस्ट सेविंग और एफडी को मिला के, तो मैं यहाँ 19,500 मेंशन करता। जितना आया है पूरा टोटल मेंशन करना है, छूट आपको 10,000 रुपए तक की ही मिलेगी। तो यहाँ 19,500 मैं आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ देखना है, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे बात करता है एफडीज के बारे में, यहाँ हमारा पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट के बारे में। तो यहाँ देखिए जो ऊपर आपका था, डू यू हैव एन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, यहाँ पे हमें सिर्फ सेविंग का ही डालना था। मैंने
2 मिनट पहले यहाँ आपको एफडी का भी इंक्लूड करने के बारे में बोल दिया था, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ सेविंग अकाउंट का ही मेंशन करना है। एफडी का यहाँ नीचे मेंशन करना है, उसके लिए सेपरेट कॉलम दिया गया है। यहाँ एफडी का आप इंटरेस्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरा 4000 था इंटरेस्ट एफडी का, तो मैंने यहाँ 4000 लिख दिया है। ऊपर वाले कॉलम में आपने सिर्फ सेविंग का ही लिखना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे, इनकम टैक्स से जो आपका रिफंड आया था पिछले साल, उसके ऊपर कुछ ब्याज आपको मिला था, तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इसे आप अपने फॉर्म 26A में चेक कर सकते हैं कि आपको कितना ब्याज आया था या नहीं आया था। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, ये कुछ नहीं 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ, ये किस चीज के लिए हैं? ये है हमारे प्रोविडेंट फंड के लिए। आप प्रोविडेंट फंड में पीएफ में जो भी पैसा डालते हैं, अगर वो आप 2.5 लाख से ऊपर डालते हैं तो उसके ऊपर 8% चार्ज होगा। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ हम देखेंगे कि हमें कोई फैमिली पेंशन आती है तो यहाँ हमें लिखना है। अगर हमें कुछ शेयर से या कहीं से भी डिविडेंड आ रहा है तो हमें यहाँ पे यस करके डिविडेंड अमाउंट लिखना होगा, कितना आ रहा है हमें डिविडेंड। ये हमें क्वार्टरली डालना होता है, क्वार्टरली हमें कितना डिविडेंड आ रहा है। यहाँ मैं कर दूंगा नो, मुझे कोई भी डिविडेंड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलूंगा मैं कंटिन्यू पे, तो ये देखिए मेरा सारा डाटा यहाँ डल चुका है। सेविंग अकाउंट से मुझे कितनी इनकम हुई है और चीज। अब यहाँ मैं करूंगा कंफर्म। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्जाम्प्ट इनकम में आपको वो इनकम डालनी है जैसे कि जो इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट रखी गई है, कुछ अमाउंट तक की एग्जाम्प्ट होती है इनकम्स, जैसे कि आप एग्रीकल्चर इनकम भी यहाँ डाल सकते हैं एग्जाम्प्ट इनकम में। अब इसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ, यहाँ मेरा कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है। कंफर्म करने के बाद मेरी यहाँ 2 टैब्स अब कंफर्म हो चुकी हैं, ये मुझे 3 टैब्स और कंफर्म करनी है। तो अब मैं यहाँ टोटल डिडक्शन पे जाऊंगा। ये मेन टैब है, आपने जितनी भी सेविंग करी है उसी के हिसाब से यहाँ मेंशन करेंगे और आपको सारा की सारे डिडक्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर मैंने कुछ डोनेशन किया है तो यहाँ यस करके अमाउंट लिख दूंगा। इसके लिए हमें यस करके यहाँ आगे एक कॉलम खुलेगा, वहां अमाउंट फिल करनी पड़ेगी। मेरे केस में कोई डोनेशन नहीं है, मैंने यहाँ नो कर दिया। तो यहाँ आपने सारी की सारी अपनी डोनेशन मेंशन करनी है, अगर कुछ किए हैं तो, नहीं किए हैं तो नो कर दीजिए। अब इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ एटीसी, ये मेन सेक्शन है। यहाँ एटीसी में आपको क्या डालना है, आपने जो भी LICs करा रखी है या आपका कुछ भी और एनपीएस में आपने थोड़ा बहुत पैसा डिडक्ट करवा रखा है अपने डिपार्टमेंट से, वो यहाँ सारा आप मेंशन करेंगे। मेरे केस में ये है तो मैं आपको यहाँ फिल करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखिए नीचे आ जाइए, मेरे केस में ये बनता है 162,770। एटीसी मेरी बनती है 1,62,770 रुपीज। अब इसमें एक चीज देखनी होगी आपको, सिर्फ छूट मिलेगी 1.5 लाख की, इससे ऊपर की आपको इसमें छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सेक्शन को रखा ही 1.5 लाख तक गया है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 162,770, तो ये ऑटोमेटिक मुझे 1.5 लाख की छूट दे देगा। यहाँ मुझे लिखनी पूरी टोटल अमाउंट होगी जितने मैंने सेविंग करी है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे CCD2। CCD2 किस चीज के लिए होता है, ये एक हमारा अकाउंट होता है एनपीएस का, टायर 2 अकाउंट। अगर हमने उसमें कुछ सेविंग कर रखी है तो वो यहाँ में यस करके मेंशन लिखनी होती है, नहीं कर रखी तो नो करो। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई मेडिकल पॉलिसी है तो मैं यस करके आगे एक कॉलम खुलेगा, उसमें मैंने अमाउंट मेंशन करनी है। नहीं है मेरे केस में तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे 80E। आपने कोई लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए तो वो यहाँ यस करके आप फिल कर लेंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैंने नो कर दिया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। अब यहाँ देखिए क्या चीज है, मुझे सेविंग बैंक अकाउंट पे 10,000 रुपए तक की छूट थी, मैंने इंटरेस्ट दिखाया 20,000, तो मैं यहाँ यस करके छूट मेंशन करूंगा, आगे जाके कॉलम खुलेगा वहां कि मुझे 10,000 रुपए तक की छूट है सेविंग बैंक अकाउंट्स पे। तो मैं यहाँ यस करके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट दिखा रखा है। अब उसके बाद आ जाऊंगा मैं आर यू एलिजिबल, कोई अदर डिडक्शन आपको क्लेम करनी है तो यस करके आप यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके फॉर्म 16 में मेंशन होने चाहिए, आप ले सकते हैं डिडक्शन। आप यहाँ नो कर देंगे। अब नेक्स्ट आ गया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब मेरी ये टैब खुल चुकी है। एटीसी अलग से यहाँ दिखाया गया, देखिए यहाँ पे मैंने 162,770 मेंशन किया था, तो ऑटोमेटिक इसने मुझे यहाँ 1.5 लाख तक की छूट दे दी है, क्योंकि इससे ऊपर मिल ही नहीं सकती है एटीसी सेक्शन में।
एटीडी मेरा कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं थी, तो मैंने यहाँ 00 है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद नीचे आ जाऊंगा मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एटीजी अगर मैं यस करता तो मुझे यहाँ ऐड एटीजी करके डोनेशन को मेंशन करना पड़ता। अगर मैं एनपीएस की CCD2 के लिए लिखता तो मैं यहाँ ऐड करके लिखना पड़ता मुझे। टीटीए के लिए मुझे सेविंग अकाउंट से कुछ जो डिडक्शन मिलती है 10,000 रुपये तक की, मुझे यहाँ मेंशन करनी है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 10,000 रुपये। तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स मान लीजिए मुझे यहाँ 10,000 नहीं डालना है, मुझे जितना मिला था उतना ही डालना है। मुझे 19,500 टोटल मिला था, तो मैं यहाँ जैसे 19,1500 टोटल डाल दूंगा। यहाँ डालना भी मुझे टोटल ही है, तो ऑटोमेटिक ये 10,000 रुपये यहाँ ले आएगा, क्योंकि इससे ऊपर तक की छूट नहीं है। तो मैंने यहाँ से कर दिया ऐड। ऐड करने के बाद अब आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो देखेंगे कि मेरा सारा डाटा यहाँ फिल हो चुका है। अब इसे डाटा को सिर्फ चेक करना है। यहाँ मेरी टोटल डिडक्शन आ गई है 10,000 रुपये सेविंग अकाउंट की एंड एटीसी की 1.5 लाख। यहाँ मैं इसको करूँगा कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी 3 टैब्स पूरी फिल हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट 2 टैब्स में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, 1-1 मिनट की दोनों टैब है। यहाँ टैक्सेस पेड, आपका पूरे साल में कितना टीडीएस कटा होगा, जहाँ से भी कटा होगा यहाँ सारा मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टीडीएस मेरा मान लीजिए इतना कटा हुआ है, किसी भी सोर्स से, बैंक से कटा हुआ है, या मेरी जहाँ से मैं सैलरी डिपार्टमेंट ले रहा हूँ जहाँ से, वहाँ से कटा हुआ है, तो मुझे यहाँ सारा मेंशन करना होगा। ये ऑटोमेटिक आ जाता है वैसे, तो मैं सैंपल का फॉर्म 16 उठा के कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड अनदर चेक, तो आपको इसको करना ही होगा। तो मैं यहाँ 10 नंबर मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ डिडक्टर का नेम डाल दूंगा, मेरा टैक्स काटा किसने है, मान लीजिए मैंने कुछ भी यहाँ डाल दिया है। सैंपल के लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, यहाँ पे मुझे वहां से कितनी इनकम लिखी मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स डिडक्ट करके उन्होंने पेमेंट कर रखी है, मेरा कितना टैक्स काट रखा है, वो यहाँ मेंशन कर दूंगा। ये आपका प्री फिल्ड आ जाएगा फॉर्म 16 से, आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 50,000 मेरा आ चुका है कि मैंने यहाँ टीडीएस मेरा डिडक्ट किया था मेरे डिपार्टमेंट ने, तो यहाँ 50,000 आ चुका है। तो आपके केस में भी यहाँ प्री फिल्ड आ जाएगा। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ देखते हैं कि मेरा पूरा टीडीएस इतना कटा हुआ है। अगर मैंने कुछ टैक्स खुद अपने चालान से पे कर रखा है तो मुझे यहाँ पे डालना होगा एडवांस टैक्स में। अगर मैंने एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और उस टाइम कुछ टैक्स निकल आया जो आपको पे करना है, तो यहाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाके आप चालान नंबर मेंशन करेंगे जिससे आपने पेमेंट करी है। यहाँ आप कंफर्म कर देंगे तो आपकी ये टैब भी पूरी कंफर्म हो जाएगी। तो लास्ट टैब आपकी जो बची है टोटल टैक्स लायबिलिटी। आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है, आपकी टैक्स लायबिलिटी अपने आप ऑटो कैलकुलेट कर देगी आपका इनकम टैक्स पोर्टल की आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो टोटल टैक्स आपका ये बनता है। ये देखिए यहाँ आपका टैक्स लगा, उसके ऊपर सेस लगा है, लास्ट में टैक्स। अब अगर ये जो अमाउंट है टैक्स पेड ये कम है इस टोटल टैक्स लायबिलिटी से, तो आपको जो बचा हुआ टैक्स है वो पे करना होगा। और अगर ये जो आपकी टैक्स पेड की अमाउंट इस टोटल टैक्स लायबिलिटी के बराबर है तो आपको प्रोसीड करके अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना होगा बस। तो मान लीजिए मैंने कोई चालान भर के यहाँ टैक्स लायबिलिटी मेरी पूरी कर दी है, तो मैं उस चालान को यहाँ मेंशन करके टोटल टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी को मैच कर दूंगा। तो मेरा जो भी टैक्स निकल आया था, चाहे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की वजह से या शेयर की इनकम की वजह से, कुछ भी वजह से निकल सकता है, तो उसे मैंने यहाँ पे किया। और उसके बाद मेरी अब देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी कम हो चुकी है, मैंने टैक्स फालतू पे कर रखा है। तो जो मेरा फालतू पे टैक्स होगा वो मुझे रिफंड के थ्रू मिल जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में, जैसे ही मैं अपनी आईटीआर को फाइल कर दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस टोटल टैक्स लायबिलिटी पे जाकर अपनी जो कंप्यूटेशन है, जो मेरी ग्रोस टोटल इनकम बनती है, मेरी कितनी डिडक्शन है, यहाँ सारा कुछ मुझे दिख जाएगा। मैंने कितना टैक्स पे कर रखा है, कितना टैक्स मेरा बनता था, ये सारा चेक हो के आपने यहाँ कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे, आपकी पांचों की 5 टैब कंफर्म हो गई हैं। देखिए आपकी आईटीआर ऑलमोस्ट पूरी फिल हो चुकी है, फाइल करने के कगार पे है बस। अब नेक्स्ट आपने जब इन टैब्स के नीचे कंफर्म पे क्लिक किया तो ये विंडो आपके पास एक बार दोबारा आ जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया और मेरा टैक्स कम बन रहा था लायबिलिटी, तो ये मुझे यहाँ रिफंड ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ
मेरा जो टैक्स पेड है वो कम होता और टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होती, तो मेरा यहाँ टैक्स मांग रहा होता है मुझसे, और जैसे ही मैं टैक्स को पे कर देता तो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लेता। अब मेरा यहाँ रिफंड बन रहा है तो मैंने यहाँ प्रीव्यू रिटर्न कर दिया। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे कि मैं, ये मेरी आइडेंटिटी है और मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाह रहा हूँ, और यहाँ करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा फॉर्म खुलेगा जिसमें आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मेंशन होगी, जिसमें आप देख सकते हैं आपका सब कुछ, सैलरी, डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स लाइबिलिटी, सब कुछ आप इसमें चेक कर सकते हैं। इस फॉर्म को अच्छे से एक बार दोबारा चेक कर लें एंड देन प्रोसीड टू वैलिडेशन पे चले जाएं। अगर आपकी रिटर्न में कोई एरर होगी तो ये वैलिडेट एरर दिखा देगा, नहीं होगी तो ये वैलिडेट कर देगा आपकी रिटर्न। तो यहाँ देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, मेरी रिटर्न में कोई भी एरर नहीं है। अब इसके बाद देखिए आपकी जो रिटर्न है वो वैलिडेट हो चुकी है, सिर्फ इसे आपको ईवीसी करना है, ओटीपी करना है और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाएं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाके ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें। ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आ जाएं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू से आपको क्या करना है, आधार ओटीपी पे अपने नंबर भेजना है, एक ओटीपी। यहाँ आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग आधार ओटीपी, इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ मैं करूँगा कंटिन्यू। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा मेरे आधार नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा और वहाँ मैं ओटीपी डालूंगा। यहाँ आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार ओटीपी करना है, गेट आधार ओटीपी। जैसे ही मैं आधार ओटीपी करूँगा तो मेरे आधार वाले नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ मैं इसे ओटीपी को डालूंगा और वैलिडेट करूँगा, मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि अपनी आईटीआर को कैसे बिल्कुल चेक करके आपको फाइल करना होता है। अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की सहायता से अपनी आईटीआर को फाइल करिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा डाटा बिल्कुल ठीक मैंने फाइल कर दिया है तो आप इसे फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान से जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन्हें एक बार जरूर चेक कर लें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपके पास नॉलेजफुल वीडियोस आपके पास तब सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक यू।